नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 31 जनवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो हमारा है एक्सप्लेन्ड पेज। एक्सप्लेन्ड पेज पे दो आर्टिकल्स हैं, दोनों हम डिटेल में देखने वाले हैं। एक तो है यूक्रेन रशिया में जो अभी इंडियन एंगल है वो जानेंगे क्या है, और ये पूरा हिस्ट्री समझ पाएंगे हम यूक्रेन और रशिया की क्या रिलेशनशिप रही है। दूसरा हम देखेंगे इंडिया ओमान रिलेशंस को लेकर के ये आर्टिकल है। तो दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, दोनों को डिटेल में आप समझते हैं। सबसे पहले मैप समझ लो, मैप को समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात ऐसी है, यूक्रेन आपको ये रेड कलर का जो कंट्री दिखाई दे रहा है दैट इज़ यूक्रेन, और इसका ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है दैट इज़ क्रीमिया। अब बात यह है कि यूक्रेन क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का ही पार्ट था, बट 2014 में रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस पे इसको एनेक्स कर लिया और अपनी टेरिटरी बना लिया। अब बात यह है कि यहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो ये कि यूक्रेन पे अगर रशिया अटैक करता है तो अटैक करने के क्या क्या तरीके किस किस डायरेक्शन से कर सकता है। तो इसमें पहला तो है नॉर्दर्न रूट। नॉर्दर्न रूट में क्या होगा कि रशिया अपने अलाई कंट्री, रशिया का अलाई है बेलारूस, ठीक है, जहाँ की कैपिटल है मिन्स्क, उसके थ्रू ये येलो लाइंस जो आपको दिख रही है उधर से अटैक कर सकता है, कीव को कैप्चर कर सकता है, ठीक है जी। दूसरा सेंट्रल रूट। सेंट्रल रूट रशिया की तरफ से, खुद की तरफ से, जो यूक्रेन की ईस्टर्न बॉर्डर है जहाँ पर अभी रशिया ने लगभग 1 लाख सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है, तो उधर से रशिया जो है वो अटैक कर सकता है। इसमें क्या है, ये आपको यहाँ पर ये वाला एन सर्कल के अंदर जो एरिया दिखाई दे रहा है दैट इज ये वाला जो एरिया है डॉनबेस, ये डॉनबेस जो है वो रशियन सपोर्टर जो हैं, यूक्रेन के लोग जो कि यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं, रशियन बैग्ड सेपरेटिस्ट, है ना, तो इस यहाँ पर रशिया की पकड़ अच्छी है, तो इस वजह से ये वाला पोर्शन हो गया सेंट्रल रूट वाला, ठीक है। तो ये डॉनबेस क्या है, डॉनबेस एरिया कौन से कंट्री में है, तो आप जरूर ध्यान रखें यूक्रेन का ही पार्ट है, बट हाँ यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको रशिया सपोर्ट करता है कि वो यूक्रेन से अलग हो जाए। फिर ये वाला रीजन है जो यूक्रेन के साउथ में है, ब्लैक सी वाले रीजन में, दैट इज़ क्रीमिया। अब क्रीमिया में आपको पता है 2014 से रशिया का ही अधिकार चल रहा है, रशिया ने एनेक्स कर लिया था, तो इधर से भी रशिया है वो अटैक कर सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा मैप का मुद्दा पूरा क्लियर, ठीक है। अब देखो परमानेंट यूनिट्स कौन कौन सी है रशिया की डिप्लॉयड ऑलरेडी जो बता रखी है, ये स्काई ब्लू कलर में, और नेवी ब्लू कलर में न्यू यूनिट्स जो रशिया ने अभी डिप्लॉय की है वो, ओके। तो चलिए अब और समझते हैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। टाइमलाइन में सबसे पहले बात होती है 2004। देखो 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया था, है ना, तो तब से लेकर लगभग 2004 तक यूक्रेन अपने हिसाब से काम कर रहा था। वो बात अलग है कि रशिया ने अपनी डोमिनेंस डाउन नहीं होने दी, क्योंकि यूएसएसआर का जो पीरियड था कोल्ड वॉर एरा, उसमें रशिया की डोमिनेंस हुआ करती थी और यूक्रेन यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। पर 2004 आते ही वहाँ पर एक रेवोल्यूशन होती है यूक्रेन में, उसको बोला गया ऑरेंज रेवोल्यूशन। इसमें क्या था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे और उन इलेक्शंस में ये देखा गया था कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ, मतलब माल प्रैक्टिसेस फॉलो की गई और गफला बहुत ज़्यादा हुआ। तो ऐसे में वहाँ की जो यूक्रेन की जो टॉप कोर्ट है उसने इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि वह इलेक्शन दोबारा से करवाओ। दोबारा से इलेक्शन होते हैं और फिर बाद में जो नए प्रेसिडेंट आते हैं वो प्रो यूरोप बनते हैं। प्रो यूरोप का मतलब यूरोप का फेवर करने वाले इंडिविजुअल, और उनका नाम था विक्टर युशचेंको, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट बनते हैं यूक्रेन के। तो ये ऑरेंज रेवोल्यूशन का रिजल्ट था कि प्रेसिडेंट विक्टर प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर आ जाओ 2013-14 में। 2013-14 में यहाँ पे मैडन प्रोटेस्ट हुआ। इसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट ये विक्टर यानुकोविच, अब यहाँ पे तो आप देख सकते हो विक्टर युनचेंको, अब यहाँ पर नाम तो विक्टर ही है, पर यहाँ पर आप नाम देखो ये कोई और दूसरा नाम है। तो इनका ये कहना था कि ये जो है सस्पेंड करें ईयू टॉक्स को और मॉस्को के साथ में अपने टाइज रिवाइव करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन के बाद में जो प्रेसिडेंट बने थे विक्टर युशचेंको, है ना, अब प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ पर आप समझो, ठीक है। तो इनका तो ये था कि ये तो प्रो यूरोप थे, अब इनको हटा दिया और अब इसके बाद में नए प्रेसिडेंट बन गए 2013-14 में, और जिनका नाम था विक्टर युनकोविच।
अब यूकोविच है वो था प्रो रशिया, ठीक है। तो यूरोप के साथ में तो अपनी टॉक्स बंद कर दी और रशिया के साथ में अपनी टाइज को रिवाइवल दे दिया। इसका मतलब प्रो रशियन गवर्नमेंट आ गई थी कीव में 2013-14 की अगर बात की जाए। तो जब यूरोप से बातचीत बंद करने की बात की ना विक्टर यूनुकोविच ने, तब जबरदस्त रोड पे लोग उतरते हैं, प्रोटेस्ट होता है मैडन स्क्वायर, वहाँ पर आप देखो कि मतलब जबरदस्त प्रोटेस्ट होता है, स्ट्राइक्स होती है। तो ऐसे में रिजाइन करना पड़ता है यूकोविच को, तो प्रो रशियन प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन हो गया। अब आ जाओ 2014 में। 2014 में रशिया ने इन्वेड कर दिया। फरवरी मार्च 2014 की बात है जब रशिया ने क्रीमिया वाले एरिया को एनेक्स कर लिया मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस पे, और साथ में जो डॉनबेस रीजन है, ये वाला जो एरिया है यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट, जो कि रशिया के साथ में सैंडविच्ड है। तो यहाँ पर फिर रशिया, यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट थे उनको अपनी तरफ से सपोर्ट दिया कि भाई तुम इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया रशिया का इन्वेजन। अब आ जाओ, जब ये टेंशन क्रिएट हो चुकी थी और उस टाइम पर एक मलेशियन एयरलाइंस की एक प्लेन वो उड़ रही थी इस डॉनबेस के ऊपर से, है ना, तभी नीचे से एक मिसाइल जाती है और सीधा उस फ्लाइट को उड़ा देती है। उस मिसाइल में लगभग 298 इंडिविजुअल्स बैठे थे इंक्लूडिंग पायलट्स, वो सब मर गए थे एक ही अटैक में। तो सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक कंडक्ट कराया। फिर इसमें मॉस्को ने एलिगेशंस जो लगे थे उनको रिजेक्ट कर दिया, बस यही कह दिया कि भाई रिबेलियंस हैं डॉनबेस वाले एरिया में, बोलो उनके द्वारा अटैक किया गया, हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है। तो ऐसे लगभग 300 लोगों की डेथ हो गई थी एक झटके में। फिर 2018 में क्रैच क्राइसिस आता है। ये कर्च क्या है ये आप यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला जो एरिया, ये जो लाइन दिखाई जा रही है दैट इज कर्च स्ट्रेट, जो कि सी ऑफ एजोव को, ये सी ऑफ एजोव है ऊपर वाला और ये नीचे है ब्लैक सी, इन दोनों को ज्वाइन कराती है, ठीक है। तो इसको बोला गया कर्च क्राइसिस, क्राइसिस क्या, कर्च वाटर स्ट्रेट बोला गया इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 2018 में रशियन बॉर्डर गार्ड्स ने यूक्रेनियन शिप्स के साथ में क्लैश किया। मतलब इस वाले एरिया में यूक्रेन और रशिया के जो शिप्स हैं वो आमने सामने थे लड़ाई को लेकर के, मतलब इस एरिया को लेकर के। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे पेट्रो, अब यूक्रेन में प्रेसिडेंट कौन थे 2018 में, पेट्रो पोरोशेंको, जो कि प्रो वेस्ट थे। प्रो वेस्ट का मतलब क्या हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर के, ठीक है। उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और तब से लेकर अभी तक देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यू है। देखो रशिया के साथ में सीज फायर भी हुआ, बट वही चीज़ है, सेपरेटिस्ट जो चल रहे हैं डॉनबेस वाले एरिया में वो अपनी वायलेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, डॉनबेस वाले एरिया में क्या है, रशिया के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से वो रशिया को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो ये है टाइमलाइन। अब मुद्दे को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब सवाल ये आता है कि अभी ये न्यूज़ में क्यों आया या फिर एक्सप्लेन बेस पे इतनी डिटेल में क्यों आया, क्योंकि मुद्दा तो मिड दिसंबर से कंटिन्यू हो रहा था, अब इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्यों? क्योंकि इंडिया ने अभी जो टेंशन हो रही है ना, वेस्ट जिसको लीड कर रहा है यूएस और दूसरी तरफ रशिया, और मुद्दा है मेन यूक्रेन, इसको लेकर के जो टेंशन हो रही है उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। लगभग 1.5 महीने के बाद में अपना स्टेटमेंट दिया है कि भाई कैसे भी करके ये टेंशन है ये ख़त्म होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब देखो हुआ क्या है वो जानते हैं। हमने अभी टाइमलाइन समझी, उसी टाइमलाइन को देख लो। यहाँ पे यूक्रेन जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है वेस्ट और रशिया के बीच में, कारण कि रशिया जो है वो चाहता है कि कैसे भी करके यूक्रेन वाले एरिया में नेटो फोर्सेस की एंट्री ना हो जाए। नहीं तो क्या हो गया कि नेटो फोर्सेस अगर एंटर होगी तो रशिया के बिल्कुल बॉर्डर तक नेटो फोर्सेस की अपीयरेंस हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की माना जाता है रशिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में रशिया के रिलेशन इतने कॉर्डाइल नहीं रहे। कोल्ड वॉर के टाइम पे कितनी ज़्यादा टेंशन्स थी यूएसएसआर यूएस के बीच में, और अभी वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है क्योंकि रशिया ने यूएसएसआर की लेगेसी कंटिन्यू की है, ठीक है। तो ऐसे में यूक्रेनियन फोर्सेज हैं वो भी देखो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है अपनी ईस्टर्न कोस्ट पे जो रशिया के साथ शेयर होती है, और जो चेर्नोबिल एरिया है यूक्रेन का, वहाँ पर से कहीं ना कहीं टेंशन्स हो रही है। क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हो चेर्नोबिल वाला एरिया, कीव यूक्रेन की कैपिटल, इधर से ये बेलारूस से होती हुई जो एंट्री हो सकती है क्या नाम है इसका, रशियन ट्रूप्स का, तो इस केस में हमें
ये समझना था, ये देख लिया। अब क्राइसिस कब शुरू होता है वो आपको पता है, मिड दिसंबर में रशिया ने वेस्टर्न पावर्स को अपनी कुछ डिमांड्स की बड़ी लिस्ट दी, जिसमें एक तो ये थी कि वेस्ट रिटर्न में दे, राइटिंग में दे, लिख करके दे कि वो और ज़्यादा ईस्टवर्ड मूवमेंट नहीं करेगा नेटो का, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें, एक सेकेंड, इसके अलावा रशिया ने कहा कि नेटो के जो ट्रूप्स हैं कौन से एरिया में, पोलैंड वाले एरिया में, और बाल्टिक स्टेट्स मैंने आपको बताया था, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। पोलैंड आपको पता ही है, ये यहाँ पर ये यूक्रेन के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ये देखिए ये वाला एरिया। बोला इन एरिया से नेटो अपनी फोर्सेस को विदड्रॉ करे, ठीक है जी। इसके आगे अगर देखें तो रशिया ने ये कहा कि यूएस अपने न्यूक्लियर वेपन हैं उनको विदड्रॉ करे यूरोप से, एक ये लिस्ट में ये भी डिमांड रखी रशिया ने अपनी, जब ये हाई लेवल की टॉक्स हुई इसमें। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी वो ये कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन ना करे, जबकि आपको पता है कि यूक्रेन में 2004 के इलेक्शंस के बाद में जो प्रेसिडेंट बने विक्टर, जो पहला विक्टर था, उसने भी यही टेंडेंसी रखी कि यूरोप के साथ में हमें रिलेशन अच्छे रखने हैं। फिर सेकंड विक्टर प्रो रशियन आता है, पर उसको फिर बाद में रिसाइन करना पड़ता है। और अभी जो रिजीम है वो प्रो यूरोप है, वो वेस्ट की तरफ टिल्टेड है, ठीक है ना। तो इस केस में रशिया बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के खुश नहीं है कि यूक्रेन में नेटो फोर्सेस डिप्लॉय हों, ठीक है। अब देखो पेरिस में बातें चल रही हैं जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूएस, रशिया के जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं कैसे भी करके मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्सपर्ट्स बातचीत में इंगेज हैं। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों ने और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से 2-3 बार बात भी कर ली है कि कैसे भी मुद्दे को सॉल्व किया जा सके। अब सवाल ये आता है कि रशिया ऐसा कर क्यों रहा है, तो इसके पीछे हमें थोड़ी हिस्ट्री समझनी होगी। देखो डेविड रेमनिक, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई 1987 और 1991 के बीच का, वो टाइम जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, उस टाइम पर वो रशिया पर बहुत सारी एक्सपर्टाइज गेन कर चुके थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है लेनिन्स टॉम्ब, लास्ट डेज ऑफ द सोवियत एम्पायर। लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, जिसकी लीडरशिप में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था रशिया में, और उसी रेवोल्यूशन के बेसिस पे सोशलिस्टिक पैटर्न पे काम करना शुरू किया था रशिया ने, और वहाँ पर से ही फिर एक नींव लग गई थी सोशलिस्टिक पैटर्न की, ठीक है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें लेनिन ने ये कहा था, लेनिन का कोट था उस बुक के हिसाब से कि हमारे लिए, मतलब रशिया के लिए या फिर जो पूरा सोशलिस्टिक पैटर्न का जो काम था, यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर यूक्रेन को हमने खो दिया तो ये मान लो कि हमने हमारा सर है ना, हेड, वो खो दिया। तो इस चीज़ से हमें कितना इंपॉर्टेंस समझ में आती है यूक्रेन की, कि रशिया के लिए कितनी सिग्निफिकेंस है यूक्रेन की। तो बोले ये ही एटीट्यूड वहाँ के रूलर्स का रहा, ठीक है। और ये एटीट्यूड जो पहले रूलर्स थे, फॉर एग्जाम्पल जार था, रशियन जार, वो या फिर बोल्शेविक्स या टाइम पे पुतिन इसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं। आज पुतिन को लगभग 22 साल का टेन्योर हो गया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में। अगर सबसे लंबा टेन्योर कोई किसी प्रेसिडेंट का रशिया में रहा है तो वो व्लादिमीर पुतिन ही है, ठीक है। तो रशिया अपना इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी कम नहीं होने देना चाहता, कम से कम उन कंट्रीज में, उन 14 देशों में जो यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। एक तो रशिया खुद हो गया, 14 दूसरे कंट्रीज हो गए, फिर बाद में वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो बात अलग है, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में। और उनमें से एक कंट्री था यूक्रेन। यूक्रेन जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में, 1991 के बाद में जितने भी रशिया के अलावा जो 14 रिपब्लिक्स अलग हुए थे ना, इंडिपेंडेंट हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहा। कारण पॉपुलेशन वाइज, रिसोर्सेज वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और दूसरा आप यहाँ पर देखोगे, नोटिस किया आपने कि ब्लैक सी वाले एरिया में यूक्रेन की ओपनिंग सबसे ज़्यादा है अगर यूएसएसआर के कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो। और जब ओशियंस की बात आती है ना, तो अगर आपने कभी पढ़ा हो या फिर कभी पढ़ने का मौका मिले, या अगर आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो मॉडल्स वाला जो टॉपिक है ना, जो लास्ट टॉपिक है आपकी सिलेबस में, ज्योग्राफी मेंस का जो ऑप्शनल का है, उसमें सीधा यही है कि आप देखो कि जिसने ओशियंस पे पकड़ बनाई, ठीक है ना, उसकी पावर बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये ओशियन पे पकड़ हर कोई कंट्री वीक नहीं होने देना चाहता। हम क्यों चाइना को लेकर के टेंशन में है? इसीलिए तो है ना, क्योंकि इंडियन ओशियन में चाइना अपनी प्रेजेंस लगातार बना रहा है, क्योंकि ट्रेड है वर्ल्ड का वो सबसे ज़्यादा ओशियंस के थ्रू होता है। दूसरा,
चाइना क्यों साउथ चाइना सी में अपनी पकड़ बना रहा है, वो भी यही कारण है। तभी तो चाइना भी तो हिस्टोरिकल क्लेम ही तो देता है ना कि ये हमारी एंशियंट लेक है, हमारे पूर्वजों की ये एक झील हुआ करती थी, बोले ये हमारी लेक है, राइट। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पर भी निकल के आ रहा है। तो देखो क्रेमलिन, दैट मीन्स रशियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें पुतिन ने कहा कि रशियंस और यूक्रेनियंस जो हैं वो एक ही तरीके के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हिस्ट्री और स्पिरिचुअल स्पेस में दोनों कॉमन है, ठीक है, इन दोनों को साथ में रहना चाहिए, डिस्प्यूट्स जो हैं वो खत्म होने चाहिए यूक्रेन के साथ में रशिया के। ये है हिस्टोरिकल पॉइंट। अब आ जाओ कि हिस्टोरिकल कनेक्शंस की बात करें तो थोड़ा और हम एंशिएंट टाइम, ये तो हो गया मॉडर्न रिलेशनशिप जो रिसेंट टाइम की है। हिस्टोरिकली देखें तो रशिया और यूक्रेन दोनों लिंक्ड हुआ करते थे 19th सेंचुरी में, जब कीव जो है वो एंशियंट एक स्टेट शुरू हुआ था, मतलब वहां पर एक राज्य शुरू हुआ जिसका नाम था रूस, ठीक है। रूस की कैपिटल कीव बनी थी और उसी टाइम से यूक्रेन और रशिया कनेक्टेड है, ठीक है। 1654 में दो और यूनाइटेड मैनर में ट्रीटी साइन हुई थी, उस टाइम पर रशिया में जार का रूल आ गया था, ठीक है, TSAR जार, ठीक है, इसको टी को साइलेंट कर लेना आप। इस तरीके से फिर लिंग्विस्टिक हिस्टोरिकल इंटीग्रेशन आ गया, फिर उसके बाद में बेलारूस आ गया, या फिर जो स्लाव्स थे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनके साथ में कनेक्शन होगी, और फिर बाद में आपको पता है सोवियत यूनियन, आपको पता है पूरा होता है। अब आ जाओ जार एम्पायर है वो कोलैप्स होती है कब, जब लेनिन ने बोल्शेविक रेवोल्यूशन की, मतलब सोशलिस्टिक पैटर्न पे गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। यूक्रेन जो है वो एक सेपरेट, यूक्रेनियंस ने एक इंडिपेंडेंस अपने डिक्लेयर कर दी थी जनवरी 1918 में, और वहां पर पकड़ किसकी थी, बोल्शेविक्स की। अब आप देखो जो रशियन लोग जो कि यूक्रेन में सेटल थे 1920 में, उन्होंने भी अपनी तरफ से यूक्रेन को इंटीग्रेटेड रखा। तो इस तरीके से यूक्रेन के साथ में कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता है। अगर हम बचे हुए 13 दूसरे जो USSR के, रशिया के अलावा बचे हुए जो कंट्रीज़ हैं उनकी लिंकिंग को अगर कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। बाकी एक्सपर्ट्स का कुछ का तो ये कहना है कि बोल्शेविक्स को वहाँ पर फोर्सफुली भेजा गया था यूक्रेन में कि आप जाओ और यूक्रेन को कैप्चर करो और सेपरेट नेशन बनाओ, ठीक है। ये अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब बात यह आ जाती है कि यूक्रेन में एक रेफरेंडम होता है दिसंबर 1, 1991 को, जिसमें USSR से सेपरेशन फाइनल होता है। उसमें यूक्रेन में जितने भी लोगों ने उस रेफरेंडम में पार्टिसिपेशन लिया था, तो उनमें से 90% पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा था कि हम रशिया से अलग, USSR से अलग होना चाहते हैं। तो इस केस में आगे देखें। अब सवाल यह है कि USSR का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उसमें कुछ इकोनॉमिक पावर भी थे, कई जगहों पर यह था कि रशिया अकेला एक ऐसा इकोनॉमिक पावर था जो कि बचे हुए 14 कंट्रीज़ में से 13 कंट्रीज़ को बियर कर रहा था, लोड बर्डन वही झेल रहा था, और रशिया का सपोर्ट उस टाइम पे किया करता था यूक्रेन। तो इस केस में यूक्रेन की रेलेवेंस रशिया के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद में अगर देखें यूक्रेन की। अब देखो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, और यूरोप में भी आज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री के तौर पे कंसिडर किया जाता है यूक्रेन को, ठीक है। ब्लैक सी वाले एरिया में हमने अभी देखा कि नेटो कंट्रीज हैं वो भी अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, रशिया भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहता। यूरोप है वो देखो सीधी सी बात है रशिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, उसमें भी पर्टिकुलरली बात करें नेचुरल गैस की, ठीक है ना। तो इस केस में इस चीज़ को लेकर के भी वेस्ट है वो कई बार ब्लेम लगाता है कि रशिया जो है वो क्या कहते हैं, जियो रिसोर्स पॉलिटिक्स खेलता है, कि अपने खुद के रिसोर्सेज के बेसिस पे ब्लैकमेल करता है यूरोप को, ठीक है। इसके अलावा यूक्रेन के थ्रू एक गैस पाइपलाइन भी जारी है रशिया से यूरोप की तरफ। तो इस तरीके से यूक्रेन की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सेंट्रल हो जाता है यूक्रेन। अब आ जाओ, अब इसका मतलब कोल्ड वॉर की लेगेसी आ रही है, और तो कुछ ज़्यादा इतना, मतलब अगर हम एक टू द पॉइंट बात करें तो कोल्ड वॉर की लेगेसी कंटिन्यू हो रही है अभी, है ना। अब बात आ जाती है कि वेस्ट कैसे पिक्चर में आया। देखो कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ 1991 में, तब से नेटो ने अपनी जो एक्सपेंशन है वो ईस्टवर्ड लगातार बढ़ाई है। नेटो ने अभी तक कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में 14 नए कंट्रीज़ मेंबर बनाए हैं, और उनमें से कई कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जो कि पहले USSR के मेंबर हुआ करते थे। अब USSR की लेगेसी रशिया कंटिन्यू कर रहा है, तो वो क्यों चाहेगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है 1948 या 49 के लगभग नेटो स्टैब्लिश हुआ था USSR को काउंटर करने के लिए,
और इसी नेटो को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट करवाया था, जिसमें सोशलिस्ट पैटर्न पे जो भी कंट्रीज काम कर रहे थे वो मिलकर के काम करेंगे, भाई कैसे भी करके नेटो फोर्सेज अगर अटैक करे तो हमें साथ मिलकर के काउंटर करना है। अब वॉर्सो पैक्ट तो डिमोलिश हो गया। अब कारण क्या है वॉर्सो पैक्ट? क्योंकि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। अब मुद्दा आ गया कि नेटो तो अभी भी चल रहा है ना, अब वही नेटो की प्रेजेंस जो है वो रशिया को थ्रेटन करती है कि भाई 1990 के दशक में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था और रशिया ने ये कह दिया था कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में हमारे कॉर्डाइल रिलेशन कंटिन्यू करेंगे, बोला उन कमिटमेंट्स को वेस्ट है वो खत्म कर रहा है, उन कमिटमेंट्स पे वेस्ट जो है खरा नहीं उतर रहा और नेटो की जो फोर्सेज हैं उनको कंटिन्यू रशियन बॉर्डर्स की तरफ मूव करवा रहा है। ठीक है, अब आपको पता है 2014 में यूक्रेन में प्रेसिडेंट कौन थे? प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से इनको थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश की वेस्ट से, पर फिर वहां पर वो प्रोटेस्ट हुए अल्टीमेटली। फिर उसके बाद में यूएसए ने भी अपनी तरफ से नेटो फोर्सेस के थ्रू यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय करवा दी। ठीक है, आज अगर यूक्रेन की डिफेंस की बात करें तो रशिया ने जब से क्रीमिया को एनेक्स किया है ना 2014 में, है ना, तब से लेकर अब तक यूक्रेन को बहुत सारा सपोर्ट दिया जा चुका है रशिया के वेस्ट के द्वारा। इसके आगे अगर हम देखें इंडिया का क्या स्टैंड है, देखो जी इंडिया की पहली बार ऐसा स्टेटमेंट आया और उसमें क्या कहा है कि हम बहुत क्लोजली इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं और डिस्कशन लेवल पे बातचीत चल रही है जिसमें रशिया और यूएस दोनों एंगेज कर रहे हैं और कीव में जो भी सिचुएशन है डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको भी हम समझ रहे हैं, हमारी एम्बेसी वहीं पर है। हम चाहते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो इस सिचुएशन का, कहीं पर भी कोई भी एस्केलेशन ना हो, लड़ाई में कन्वर्ट ना हो, पीस एंड स्टेबिलिटी बोला हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। फिर बात आती है कि इंडिया ने क्यों स्टेटमेंट दिए, क्योंकि 19 जनवरी 2022 को यूएस के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वेंडी शर्मन, इन्होंने हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उनसे फ़ोन पे बात की और डिस्कशन किया कि देखो आपका जो दोस्त है रशिया वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो रहा है और यूक्रेन की बॉर्डर्स के अक्रॉस अपने 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है। तो इंडिया ने कहा कि दी भाई आप मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, पीसफुल नेगोशिएशंस होने चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया के लिए तो यही ठीक है कि लड़ाई ना हो। ठीक है, अब रशिया क्या है, मसल फ्लेक्सिंग कर सकता है, कारण कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ना वो मॉस्को पे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। आज हमारी जितनी भी डिफेंस सप्लाईज हम इंपोर्ट करते हैं ना उसका 60 to 70% तो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इस केस में इन टाइज को हम जियोपर्डाइन नहीं कर सकते, हम नुकसान में नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ मॉस्को ही एक ऐसा कंट्री है जिसको लेकर के हम चाइना को डाउन कर सकते हैं अगर एशिया की बात की जाए पर्टिकुलरली। क्यों? क्योंकि चाइना और यूएस के रिलेशन तो वैसे बिगड़े हुए हैं। ठीक है, ट्रेड को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मॉस्को ही एक ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया और चाइना को दोनों को बिठा करके और मैटर सॉर्ट आउट कराता है। क्योंकि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर वाले एरिया की बात करें तो ईस्टर्न लद्दाख की बात करो, अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर की बात करो, वहाँ पर कितने ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं चाइना के साथ में हमारे। तो उस केस में हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रशिया वेस्ट से लड़ाई करे और उस केस में वेस्ट को काउंटर करने के लिए रशिया के पास में केवल एक ऑप्शन बचे जो कि चाइना है, तो वो हमारे लिए नुकसान वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में रशिया की अगर बात करें पिछले 70 सालों की अगर बात करें तो इसी चीज़ पर कंटिन्यू कर रहा है। वैसे तो हमारे रिलेशनशिप रशिया के साथ में इंडिपेंडेंस के बाद से ही यूएसएसआर के साथ में आपको पता है फ्रेंडशिप ट्रीटी और वो सारी की सारी चीज़ें, हमने भी सोशलिस्टिक पैटर्न पे जो हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी हमने इसीलिए तो बनाई कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही थी यूएसएसआर की इकोनॉमी, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं अपनाई थी। तो देखो बात ऐसी है, डिफेंस एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जिसमें इंडिया रशिया रिलेशंस टिके हुए हैं। दूसरा, हमने वैसे तो हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने डाइवर्सिफाई किया है, अलग अलग कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं, पर फिर भी आज भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंड किस पे कर रहे हैं, रशिया पे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अगर इनफॉर्मल समिट की बात करें ना, इनफॉर्मल का मतलब क्या, कैजुअल बातचीत जो होती है, वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग के साथ ही की है। तो इस केस में इंडिया चाइना के बीच में तो टेंशन है, तो इस केस में हमारे पास में ऑप्शन क्या बच गया, केवल पुतिन का। तो इसलिए हम पुतिन को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दूसरा, इंडिया की एंगेजमेंट जो अफगानिस्तान में अभी चल रही है उसमें मॉस्को का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस चीज़ में हम बिल्कुल भी मॉस्को को खोना भी नहीं चाहते और कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हो वो भी नहीं चाहते, क्योंकि यूएस और रशिया आमने सामने है
तो हम तो लूज लूज वाली पोजीशन में है, विन विन वाली में बिल्कुल नहीं है। और पीस अगर है, विन विन सिचुएशन है। ठीक है, अब आ जाओ वेस्ट के साथ में टाइज। यूएस और यूरोप की अगर बात करें तो वो आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण कि आज इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो भी डेवलपमेंट्स है ना, उससे संबंधित इंटेलिजेंस हमें जो यूएसए के जो सैटेलाइट्स हैं उनसे हमें मिलती है। 50,000 के लगभग हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड है ना, तो उनके लिए जो विंटर क्लोथिंग की ज़रूरत है, ये देखो कितनी गजब की ठंड पड़ी है अब की बार, वो क्लोथिंग हमें वहीं से सप्लाई हुई है। तो इस केस में हम इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो इंडिया के लिए रशिया और चाइना एक्सिस है, वो चिंता की बात है कि नहीं, ये तो क्लियर है भाई, चिंता तो है ही, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में तो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, देख लो आप यहाँ पे। और एक्सपर्ट्स का तो कुछ का तो ये भी कहना है कि चाइना और रशिया के बीच में जो क्लोजनेस है, इसको आप फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस मानो, कि सुविधा है, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा बोलो कुछ ज़्यादा है नहीं, इतनी ज़्यादा कन्वर्जेंस है नहीं चाइना और रशिया के बीच में। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि रशिया के पास में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। अभी आपको पता है कि कितना ज़्यादा ऑयल प्राइसेस में कोलैप्स होने के स्कोप दिख रहे थे, तो इस केस में रशिया के पास में मार्केट ही नहीं बचा। कौन खरीदेगा रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज को? गैस हो गया, ऑयल हो गया उनको, तो फिर वहाँ पर मार्केट बन गया क्या? चाइना। तो वॉशिंगटन का चाइना के साथ लड़ाई और चाइना का रशिया के एक मार्केट की तरह काम करना, तो रशिया फिर किसकी तरफ जाएगा भाई? सीधी सी बात है, अपने मार्केट को ही राजी करेगा ना, अपने कस्टमर को ही राजी करेगा कि भाई तू खुश रहे, कोई टेंशन नहीं है, तो माल खरीद, मैं दे रहा हूँ तेरे को। तो वो वाली चीज़ है। फिर आ जाओ, इसके अलावा और क्या कंसर्न्स हैं हमारे? वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। कीव में अभी तक जो डेटा कलेक्ट हुआ उसके हिसाब से लगभग 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ते हैं। उनमें से हाँ, ये बात ठीक है कि लॉकडाउन लगने की वजह से कुछ लोग वापस घर आ गए थे, पर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रैक किया जा रहा है हमारी एम्बेसी के द्वारा। अब सवाल ये है कि इंडिया का स्टैंड क्या है इस स्टेटमेंट के बाद में? भाई सीधी सी बात है, रशिया ने जब क्रीमिया को एनेक्स किया था ना, उस टाइम पर तो इंडिया ने कोई भी अपनी तरफ से, कहते ना कि रिस्ट्रेंट बढ़ती थी, जल्दी से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, जैसे अभी भी नहीं दिया था। अभी तो क्या यूएसए के जो डेप्यूटी स्टेट सेक्रेटरी है उनसे बात हुई, तब इंडिया ने स्टेटमेंट दिए हैं। पर अभी अगर देखें तो क्रीमिया वाला जो मुद्दा 2014 में, तो इंडिया ने बिल्कुल भी नहीं कुछ स्टेटमेंट दिए थे। और इस चीज़ को लेकर के जो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया था कि बोला इंडिया ने रिस्ट्रेंट बरती और ऑब्जेक्टिव रहा। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि इंडिया ने ज़्यादा माथापच्ची नहीं की कि हमें क्या डिसाइड, इतना ही सोचा कि हमारे फेवर में क्या है। अब फेवर वाली सिचुएशन तो वही थी, यूएसए वाला आज का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन उस टाइम पे थी, तो हमने चुप्पी साधी। और चुप्पी का मतलब क्या हो गया? क्रीमिया को एनेक्स कर लिया रशिया ने अब कहाँ वापस किया? बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है ना, तो वो चीज़ हो गई फेवर वाली बात। अब देखो बात ऐसी है कि रशियन सोर्सेज की बात करें तो अगर हम निंदनीय कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो भी हमारे लिए रिस्की है। बाकी तो देखो टाइम बताएगा क्या है। बाकी हमारा स्टेटमेंट तो ये है जो हमने पहले देख लिया कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आशा है सिचुएशन जो है वो नेगोशिएशंस के बेसिस पे सॉर्ट आउट हो जाए, लड़े नहीं दोनों कंट्रीज। ठीक है, मतलब दोनों धड़े। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज इंडिया में जो ओमान के अभी डिफेंस पर्सनल है ना, वो अभी विजिट के लिए आए हैं। तो क्या है पूरा मुद्दा? तो देखो इंडिया में अभी हमने ये न्यूज़ तो वैसे देख ली थी, उसे न्यूज़ से कनेक्टेड ये आर्टिकल है। ठीक है, कल परसों की न्यूज़ थी, ये संडे वाली न्यूज़ थी, कल की ही है ना। तो इसमें यह है कि मोहम्मद नासिर अल जाबी, ये डिफेंस ऑफिशियल हैं ओमान के, वो कंट्री के विजिट पे आए हैं, 4 दिन की विजिट पे हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और ओमान दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक डिफेंस कॉपरेशन है और उसको हम बोलते हैं जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी। ठीक है, इसकी 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं। इस पर्टिकुलर JMCC की 9वीं मीटिंग हुई थी 2018 में, और अभी ये जो मीटिंग है 2018 के बाद में सीधी 2022 में ये हो रही है 10वीं मीटिंग। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उधर से तो जाबी ये ज्वाइन करेंगे और हमारी तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, ये इनके साथ एंगेज करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा कि वाकई में दोनों कंट्रीज़ के बीच में कितना क्या डिफेंस एंगेजमेंट है। ठीक है, ओमान की अगर बात करें तो इंडिया का सबसे ज़्यादा मतलब द क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर अगर गल्फ रीजन में देखें तो ओमान ही है। क्यों? क्योंकि ओमान हमें एक्सेसिबिलिटी देता है, साथ में ओमान जो है वो ओमान की जो तीनों सर्विसेज हैं, एयरफोर्स, नेवी और वहाँ की आर्मी, और हमारी तीनों सर्विसेज, इनके बीच में
रेगुलर बेसिस पे जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं वो कंडक्ट होती रहती हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट और ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है दुकम। अब ये दुकम पोर्ट का जो एग्रीमेंट है वो देखो 2018 की जो विजिट हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, उस टाइम पर फाइनलाइज हो गया था कि जी इंडिया जो है वो दुकम पे अपने खुद के जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको डिप्लॉय कर सकता है। कारण क्या है कि यहाँ पर इस एरिया में अगर हमारी पकड़ बनती है ना, तो एक तो क्या चाइना की डोमिनेंस लगातार हो रही है यहाँ पर गल्फ वाले एरिया में, तो इस केस में हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। दूसरा जो पायरेसी है, दैट मीन्स जो लुटेरे आते हैं ना, उनको भी हम काउंटर कर सकते हैं, हमारे ट्रेड लाइन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर देखें तो सेशल्स करके एक अफ्रीकन आइलैंड कंट्री है, अफ्रीकन आइलैंड कंट्री, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि आइलैंड है, ठीक है ना, जिसका नाम है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो एजम्पशन आइलैंड। एक हमने अभी डेवलप किया है चाबार पोर्ट, यहाँ पर चाबार पोर्ट की लोकेशन तो यहाँ से थोड़ा समझ में आ जाएगा, ईरान में ही इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में ईरान में हमने डेवलप किया है, ठीक है। और इधर अजम्पशन आइलैंड पे भी हम काम कर रहे हैं सेशल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर नज़रें रखने में ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है और उसकी एक्सेसिबिलिटी हमें ओमान ने प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओमान। अब देखो, अगर ओमान और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो पिछले 50 सालों से हमारे रिलेशंस हैं, उनकी नींव लगी हुई है। कैसे? जो ओमान के 2020 जनवरी 2020 तक जो सुल्तान थे, जिनका नाम था सुल्तान कबूस बिन सायद अल सायद, ठीक है, वो इंडिया के बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन थे। आपको पता है यहाँ पे यहाँ अजमेर, राजस्थान अजमेर में मेयो कॉलेज है। वैसे तो ये 12th तक की स्कूल ही है, ठीक है, मेरी पढ़ाई हुई है तो थोड़ा सा मेयो कॉलेज का नाम रहता है थोड़ा, अब तो इतना ज़्यादा नहीं है। मेयो कॉलेज, मयूर स्कूल, ये फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। ये जो सेलिब्रिटीज़ है ना, आमिर खान या फिर आप देखो बड़े बड़े सुनिधि चौहान, इनकी स्टडी यहाँ से मेयो कॉलेज से हुई है। अब नाम तो कॉलेज है पर ये 12th तक का स्कूल ही है, ठीक है, लॉर्ड मेयो के द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ है अजमेर में, ठीक है, यहाँ राजस्थान में। तो मेयो अजमेर में इनकी एजुकेशन हुई थी, ठीक है ना। इससे यहाँ पर, और इनको पढ़ाने वाले टीचर कौन थे? इन्होंने फिर आगे जब कंटिन्यू की पढ़ाई तो फिर बाद में इनको पढ़ाया था शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे बाद में प्रेसिडेंट भी बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिंकिंग आप देख सकते हो कि कितनी पुरानी है इंडिया की। फिर आप देखो सुल्तान कबूस जब 79 ईयर्स की एज के थे जनवरी 2020 में, तब उनका डिमाइस हुआ। उससे पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने विजिट कर ली थी फरवरी 2018 में, तो ओर टाइज को रिवाइवल मिला था, ठीक है जी। बस वही चीज़ें हैं फिर रिपीट हो रही हैं, जो मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मेन ये है कि सुल्तान के फिर बाद में सक्सेसर हैं, वो भी इसी तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। और तो क्या बताया जाए, मेन जो चीज़ें थी, ठीक है। दक्कुम पोर्ट वाली बात हो ही गई। अरेबियन सी और इंडियन ओशियन वाले एरिया में ये दक्कुम पोर्ट है, बिल्कुल लोकेटेड है, तो इंडिया यहाँ पर ओवरलुक कर सकता है, चाइना की एक्टिविटीज़ पर पकड़ बना सकता है, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पर अपनी सबमरीन्स हैं वो भी डिप्लॉय कर रखी हैं कि कभी भी कोई भी अटैक करने की नौबत आए तो हम रेडी हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंट सालों में इंडिया ने इस दक्कुम पोर्ट वाले एरिया में अटैक सबमरीन है, वॉरशिप, 2 P-8I लॉन्ग रेंज मरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, वो भी डिप्लॉय कर रखे हैं। तो कहने का मतलब एक्सेसिबिलिटी अच्छी खासी है, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस अच्छे खासे हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइज़ की बात करें तो ये जो दक्कुम पोर्ट वाला एरिया है, यहाँ पर इंडियन कंपनीज लगभग $1.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसमें मेन इन्वेस्टर है अडानी ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा बस यही था मेन। आगे चलते हैं। अब आ गए फ्रंट पेज पे। अब एक भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको हमें डिटेल में देखना हो, फौरी तौर पे नज़र डालते हैं। देखो, राफेल नडाल ने ये अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, जिसमें इन्होंने हराया डेनी मेदवेदेव ने, ओके, मेदवेदेव को। तो ये इनका 21st ग्रैंड स्लैम मेडल है, ओके, पहली चीज़ 21वां। और अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पर। बाकी दूसरे नंबर पे एक तो रॉजर फेडरर हैं, और बाकी एक और इंडिविजुअल जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन के टाइम पे, नोवाक योकोविच। उनको फिर बाद में खेलने ही नहीं दिया, कारण कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था, ठीक है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था, इस वजह से फिर उनको वीज़ा था वो भी कैंसिल होने का कितना डिस्प्यूट रहा था वो आपको पता ही, कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो ये मुद्दा है ग्रैंड स्लैम को जीतने का, डन।
आ जाओ फिर नेक्स्ट। अभी तक हमारे देश में लगभग हर 4 एडल्ट्स में से 3 बंदे, दैट मीन्स 75% एडल्ट्स को वैक्सीन मिल चुका है। ठीक है, डबल वैक्सीन मिल चुका है 75% को तो, और 95% को लगभग फर्स्ट डोज मिल चुकी है हमारे देश में। ये भी एक एनकरेजिंग न्यूज़ है। गवर्नमेंट को काउंटर करने में ऑपोजिशन बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ रहा है, कारण कि पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिसमें ये था कि एनएसओ ने केवल और केवल जो सोवरेंस है और भारत की सरकार को एक डील, $2 बिलियन की जो डील थी, उसमें 2017 में ये स्पाईवेयर हैंडओवर किया था। तो अभी जो भी स्पाईवेयर है उसका डिटेक्शन भी हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो उस पैनल के एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि वाकई में पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया गया है। तो सरकार के ऊपर यहाँ पर सर्विलियंस स्टेट होने का जो एक धब्बा है या क्वेश्चन है वो राइज हो रहा है। फिर इसके अलावा उड़ीसा में एक गांव है जिसका नाम है ढिंकिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जूम करूंगा इसको एक बार, ये देखो ढिंकिया। इस गांव का, ये गांव है उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है जगत सिंहपुर। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले 2002 के लगभग एक डील साइन हुई थी साउथ कोरियन कंपनी पोस्को के द्वारा कि यहाँ पर एक स्टील प्लांट लगाया जाएगा, पर यहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया और वो पोस्को डील 17 साल तक रगड़ खाती खाती और फिर बाद नहीं 2017 आते आते फिर वो डील कैंसिल हो जाती है। अब वो पोस्को की बजाय ये जो डील है वो हैंड ओवर कर दी उड़ीसा की सरकार ने JSW ग्रुप को कि आप यहाँ पर स्टील प्लांट लगा दो। अब फिर से लोग जो हैं वहाँ के गांव के लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के नाम पे ये प्रोजेक्ट नहीं लगवाना, हमें बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक मास मूवमेंट है। ठीक है ना, कि जिस तरह आपने 12th की जो इंडियन पॉलिटिक्स की बुक पढ़ी है ना, तो उसमें आपने देखे होंगे कि किस तरीके से अरक मूवमेंट हुआ था आंध्रा वाले एरिया में। इसके अलावा आपने देखा दलित पैंथर वाला जो मूवमेंट चला महाराष्ट्र में। इसके अलावा आपने देखा होगा सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी लीडरशिप में उत्तराखंड में जो चला था, आपको पता है चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको मूवमेंट। तो बोलो उसी लाइन पे ये कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ढिंकिया गाँव है ना, यहाँ पर बीटल के पेड़ है। अब ये पेड़ों से इनकी बहुत सारी इनकम होती है और साथ में डाइवर्सिटी भी प्रोटेक्टेड रहती है और क्रॉपिंग के लिए अच्छा रहता है। तो ऐसे में लगभग ये जो JSW उत्कल स्टील लिमिटेड का जो प्लांट लगना था, जिसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका टारगेट था कि लगभग साल का 13.2 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब लोग ही ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो फिर बाद में मुश्किलें हैं। ठीक है, तो ये है मुद्दा। इसके आगे देखें तो एक बार आगे नज़र डालते हैं। थोड़ा सा करेक्शन ये है कि पोस्को को डील मिल गई थी, ठीक है, सेम तरीके का काम करने के लिए, पर 2017 में वो विड्रॉ कर लिया गया, कारण कि 12 साल तक लगातार ढिंकिया के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। वो बात सही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस वो सब कुछ दे दिए थे, पर उसके बावजूद भी लोग हटे नहीं कि बोला हम यहाँ पर प्लांट नहीं बनने देंगे। ये मुद्दा सारा का सारा किस में आ गया? लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, कि भाई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंडर में ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार ज़मीन अवेल करने की बात करती है, बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ PPP मॉडल में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो इस केस में जो लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है ना, उसमें ये फंसे हैं। तो ऐसा ये मुद्दा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट एनवायरमेंटल इशू में भी ऐड कर सकते हो। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं, बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका नेगेटिव जो इम्पैक्ट आता है, जिसमें ये कि जो इंडिजिनस लोग होते हैं उनकी लाइवलीहुड और उनकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा क्राइसिस आता है। तो उन चीज़ों के लिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया आपके लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वही बात, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में रिलेशन, राइट? या फिर आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट की वजह से एक्सट्रीमिज्म कितना बढ़ा, नक्सलिज्म क्यों बढ़ा हुआ है। इसके पीछे उनका भी एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारा राइट है, और उन पर सरकार डेवलपमेंट का नाम लेकर के अधिकार बनाती है और प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर के यहाँ से पैसा कमाते हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ये उनका आर्ग्यूमेंट आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बाकी देखो और जो न्यूज़ है उन पे आप खुद से नज़र डाल लेना। इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया, बाकी और इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हमें डिटेल में देखना होगा ना। तो इस डिस्कशन में यही था। थैंक यू वेरी मच।